Hello, my dear friends and my dear students. Today we will discuss the next part of the poem, The Sea and the Skylark, that is written by J.M. Hopkins. It is in the form of a sonnet. Here, the poet is standing near the seashore, and the poet hears two loud voices, or we can say two loud, forceful sounds. So, this sound is coming from the sea, and both of them seems to be old, and poet is in uh, confusing mood, and sounds are very impressive to the poet that poet feels lost in them. On the right side he hears the noise of the tide, that is the rising of waves, and these waves regularly strikes against the shore, which is a kind of violent onslaught of waters. मतलब जो समुद्र की जो लहरें हैं वो बार बार में सी शोर से टकरा टकरा कर एक नॉइज़ क्रिएट कर रही है, और जो जो सी है वो बहुत वायलेंट लग रहा है, और उसका जो नॉइज़ है वो बहुत तेज़ होता है। तो जो पोइट है उसका ध्यान दोनों तरफ जा रहा है। एक तरफ तो क्या है, राइजिंग वेव ऑफ द वाटर, then he recites corresponding alternation in sound. There is briefly a pause after breaking of the wave, मतलब बीच बीच में जब ये वेव्स रुक जाते हैं उसके बाद में थोड़ा पॉज हो रहा है, मतलब थोड़ा साइलेंट होती है। तो एक तरफ तो सी शोर है, उसकी जो वेव्स हैं वो टकरा रही हैं, कहाँ पे, शोर के पास। शोर जो बीच है, जो किनारा है, वहाँ पे वेव्स आ रही हैं और बहुत वॉयलेंट साउंड कर रही हैं। सो द पोइट हियर्स दैट साउंड, and he hears the sound of skylark on the other side. So the skylark is singing on his left hand, and it seems distance away from the seashore, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर से स्काईलार्क का म्यूजिक उसे सुनाई दे रहा है। So the voice rises as the bird leaves the earth and flies up the sky. जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि जो बर्ड है अर्थ को छोड़ती हुई ऊपर जा रही है। जैसे एक काइट ऊपर जाती है, आसमान में उड़ती है, उसी तरह से ये जो स्काईलार्क है वो लग रही है। सो नाउ द सॉन्ग ऑफ बर्ड इज़ लाइक ए म्यूजिकल स्कोर। अब जो बर्ड है वो तो दिखाई नहीं दे रही है, और उसका जो म्यूजिक है सिर्फ वही पोइट को सुनाई दे रहा है। सो द सॉन्ग ऑफ द बर्ड इज ए म्यूजिकल विच इज़ कम्पेयर टू ए न्यू स्किन ऑफ वूल। तो यहाँ पोइट कहना क्या जाता है कि द सॉन्ग इज लाइक ए स्केन ऑफ वूल विच इज अनवोन, एंड एज इट क्लाइम्स टू द स्काई and to sing and rewound after it returns to the earth। तो वूल से इसको कंपेयर किया है। तो बर्ड है वो कैसा लगता है, जैसे कुछ घूम रही हो। बर्ड सीम्स टू whirl his musical composition of the winch of its throat, लेकिन वो उसको दिखाई नहीं दे रही है, वो सिर्फ फील कर पा रहा है, म्यूजिक को सुन रहा है, और उसको वो म्यूजिक बहुत स्मूथ लग रहा है, और वो एक फ्लो में गाए चली जा रही है, और उसके जो म्यूजिक में एक मेलोडी है। तो वो जो भी कुछ गा रही है, जो भी उसका नोट है, नोट मीन्स गाना, तो क्या लग रहा है कि एवरी नोट ऑफ हिज सॉन्ग इज मेलोडियस। बहुत ब्यूटीफुली वो गा रही है, बहुत मेलोडियस उसका सॉन्ग है। तो इस मेलोडियस सॉन्ग को वो कंपेयर करता है किससे, लॉक ऑफ फ्लीस वेविंग इन द एयर, इससे कंपेयर करता है। ठीक है, कि फ्लीस के जो गुच्छे हैं वो हवा में घूम रहे हो जैसे कोई। सो द स्काईलार्क पोर्स आउट म्यूजिक विदाउट एफर्ट्स,
वो गाने के लिए किसी भी तरह के कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रही है, ये स्पॉन्टेनियस आ रहा है उसके, वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रही है। तो क्या लग रहा है इस तरह के जो स्काईलार्क का म्यूजिक है पोएट को, कि वो कोई एफर्ट नहीं कर रही है, बस स्मूथली बिना कोई एफर्ट वो गाए जा रही है, और वो सिर्फ आवाज़ आ रही है उसकी। वो बर्ड अब दिखाई क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि वो बहुत ऊपर जा चुकी है आसमान में। सो दिस सॉन्ग कंटिन्यूज टू सिंग टिल देयर नो लॉन्गर एनी म्यूजिक लेफ्ट विद इट टू पोर आउट और टू प्रोड्यूस, मतलब लगातार वो गाए जा रही है और गाए जा रही है। देन द स्काईलार्क कम्स डाउन टू द अर्थ, उसके बाद में स्काईलार्क है वो वापस अर्थ पे आती है, पृथ्वी पे आती है, टू रिविंड इट्स कोर एंड दैट इज टू रिकॉइल इट्स कंपोजिशन फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट। अर्थ पे क्यों आती है, अर्थ पे क्यों आती है वो, ऐसा लगता है कि जो उसका जो गाना है वो वापस रिकॉल करने आती है, ताकि वो अगली फ्लाइट के लिए उसको तैयार कर सके, उसको कलेक्ट कर सके। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि टू नेचुरल साउंड्स पोएट फील करता है, सुनता है। एक तो है रोरिंग साउंड ऑफ द सी वेव्स, एंड दूसरा क्या है, स्वीट म्यूजिक ऑफ स्काईलार्क। तो दो तरह के हैं। कब कब सुनता है, जब वो समुद्र के किनारे खड़ा है, और वो टाउन कौन सा है, रियल, ठीक है। अब वो ये सब कुछ सोच के वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। क्यों डिसअपॉइंटमेंट क्यों है, वो मैन के बारे में सोचने लग जाता है कि मैन किस तरह से अपना जो नेचर है वो खोता जा रहा है। ह्यूमन बीइंग्स हैं वो, जो उनको जिस चीज़ पे प्राइड होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि उनको जिसने बनाया है, वो उसी चीज़ को वो खोते जा रहे हैं, कि वो गॉड की तरफ नहीं जा रहे। जो जिस जिसने उनको बनाया है, जो उनका क्रिएटर है, वो उनकी तरफ देख नहीं रहे, उनसे दूरी बना रहे हैं, ठीक है। उनके पास टाइम नहीं है वर्शिप करने के लिए, प्रेयर करने के लिए। तो वो कह रहा है कि क्यों, क्योंकि उनके लाइफ में जो वैल्यूज़ हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जो अनइम्पोर्टेंट नॉन सेंसिकल चीज़ है, जो सिंफुल चीज़ें हैं, उनकी तरफ मैन है वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को सोच सोच कर यहाँ पर जो पोइट है परेशान हो रहा है। वो कह रहा है कि जो चीज़ें नेचुरल है वो कितनी पायस है, कितनी प्योर है, और वो कितनी हमें हैप्पीनेस देती है। लेकिन जिस प्रोग्रेस के पीछे मैन भाग रहा है, मतलब वो यहाँ पे बात कर रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन उस टाइम जो इंग्लैंड में चल रहा था, मटेरियलिस्टिक लाइफ लोगों की जो बन रही थी, वर्कर्स के साथ में जिस तरह से बिहेव हो रहा था कि बहुत टाइम तक उनसे काम करवाया जाता था, तो इस तरह की जो कंडीशंस थी, उन सब को देख करके पोएट बहुत परेशान है, और वो इन चीज़ों को कंपेयर कर रहा है, और ये सोच रहा है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि हम गॉड से, नेचर से, हमारे क्रिएटर से दूर होते जा रहे हैं। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर नाउ। थैंक यू।